अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम। तो देखते हैं भाई वीडियो। आज मंडपम का पूरा एक टूर करेंगे, अंदर से भी देखेंगे, बहुत प्यारा है यार। तो करते वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। कोई शक क्या ऐसा मैं नहीं, जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा एग्जैक्टली यहीं पर। ये हाँ है जी। भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। बड़ी हमने बात। भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओहो, अंदर से बहुत ओहो, क्या ये खूबसूरत कन्वेंशन है यार। सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है, उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। वाह, भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन। ये एक प्रकार से जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये सस्टेनेबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं और इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत हर एक का रिस्पेक्ट करता है। भारत 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने विकास यात्रा को बना। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है और साथ मिलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। पूरे ग्लास के अंदर एक ट्री ऑफ लाइफ प्रेजेंट करने की कोशिश यार, है। यार। नीचे से और डिफरेंट चीजें के रूप में निकल रहे हैं और पूरा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। यार क्या दिमाग लड़ाया है। यहाँ हमने सभी आसन के साथ साथ ये है। एक QR कोड भी बनाया। योगा वेरी नाइस। तो फिर ये ITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस, आवाज ही नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ है, After a रात hectic तक तो एकदम आवाज चली जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। अच्छा, तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला एंड नाउ आई एम एबल टू रन थ्रू अ होल डे विदाउट एनी स्ट्रेस। क्या भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7,000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहाँ कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन है। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या दृश्य माहौल होगा, बनेगा। क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। Correct. वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माई इंडिया, हाय, दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी। ये कारपेट वीवर हूँ, मैं अपने कारपेट का कारपेट डिजाइन देख। अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2,700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा है या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी
1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो। वाह मैं इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह हमने एक कर्टन रेजर किया है, विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रहा है। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती है अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, आइए आप यहाँ पे। हम कंपटीशन में, स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपनी चीजें हम दिखाएं, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते। कमाल की बात उसको बोली है इससे सर ने। अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह उनको भारत के भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा, भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी, तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहां लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए, एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहां हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहां लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंडपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया, पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखें तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी, और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरी G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए, सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे और देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था, उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी में गिना गया, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्था। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद
एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचान है। हाँ जी। विश्व भारत को एक नए नजरिए से देखे। विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है? आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी? आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे। अच्छा। पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047, यानी आज से 10 गुना बढ़े। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी, काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट्स। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएज़ जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। तो जरा भी कोई सामान सस्ता भारत से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को, उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को। और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो भी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस कि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। सही बात। थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए। इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा।
आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है। ये कहानी देश के लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अक्सर देश के प्रॉब्लम्स वायरल होते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। पैंडेमिक के समय जहां पूरी दुनिया में फुल स्टॉप लगा हुआ था, वहीं भारत ने फटाफट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उन्हें फिनिश भी किए। इसके बाद जब भी मैं दिल्ली आऊंगा, प्रगति मैदान से गुजरूंगा, तो ये भारत मंडपम मुझे बदलते हुए भारत की याद दिलाएगा और ये रिमाइंड करेगा कि हम कैटल क्लास नहीं, वर्ल्ड क्लास हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। बेस्ट वीडियो थी भाई, क्योंकि ये चीज़ आप देख ले कि हम फर्स्ट टाइम पहले थोड़े बहुत हमने एक व्यू देखे थे मंडपम के अंदर से कि कितना प्यारा है कि जब एक वर्ल्ड लीडर इंटर हो रहे थे तो एक पीएम मोदी जी उनको वेलकम कर रहे थे, एक जगह वो इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं कि जब सर अभी है न्यू उनके साथ गए हैं और सर पीयूष ने एक इतना एक्सप्लेन किया और आने वाले फ्यूचर्स के बारे में इतना कुछ बताया है। लेकिन एक ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि भाई कैसे एक चीज़ें बदल रही हैं, कैसे एक मेहनत जारी है या कैसे एक यूनिटी होकर एक पूरी कौम अपना भाई भारत को आगे बढ़ा रही है। अब सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हैं देखी जा रही हैं, क्योंकि हर कोई इसमें ना यही चाहता है कि जितना हो सके भाई यहाँ पर योगदान दिया जाए और अपने देश को आगे लेकर भाई आगे लेकर जाया जाए, ये चीज़ है। और बहुत प्यारी वीडियो थी, एक बेस्ट चीज़ आज हमने भाई देखी आप है। पूरा एक सिनेरियो देखे ना, एक आपको मतलब कि जब भी इसी डेवलपमेंट की चीज़ें होती है या कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो पीएम मोदी को भी टारगेट किया जाता है कि ये मतलब कि अच्छे पीएम नहीं है, ये एंटी मुस्लिम है, एंटी वो है, फलाना डमकाना, ये ऑलरेडी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जब हम एक रियलिटी में आते हैं ना तो एक मतलब कि हम ऐसे लोग देखते हैं कि उनकी टीम में है जिनके पास एक इतनी बड़ी प्लानिंग होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता और इतने मतलब कि इंटेलिजेंट होते हैं। आज भाई देख लो मतलब कि एक हमने एक नया मिनिस्टर से मिले हैं तो उनकी आप बातें सुने, बिल्कुल बातें सुने और उनकी प्लानिंग देखें और वो पीएम मोदी की टीम में भाई हैं और वो मतलब कि अपना पूरा एक जो उनका वर्क है हार्ड वर्क भी करते हैं और उस पर पूरा मतलब कि खरा उतरते भी हैं। आप उनकी बातें सुने, उनके पास प्लानिंग कितनी बड़ी अच्छी है और पूरी टीम की एक ऐसी प्लानिंग होती है, इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वो सब चीज़ें मतलब कि एक ड्रामे समय ले होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पहले तो भाई हमने पहली दफ़ा भाई अभी भाई को देखा है, वो रेड शर्ट केला हुआ है उन्होंने आज थोड़ा डिफरेंट पहना हुआ है। लेकिन सेकेंडली उनकी भाई उन्होंने एक अच्छे तरीके से उनको एक अगर आजकल अगर देखा जाए ना तो भारत का एक जो पॉजिटिव जो एक रियलिटी जो मतलब लोगों को दिखाने की ज़रूरत है उसमें भाई यूट्यूबर्स का बहुत ज़्यादा बहुत ठीक है ना। जितना मतलब वो आप देख लो कि ये हैं और बहुत सारे हैं जिनका जो है ना मतलब यही वर्क है काम, जो भी एक छोटी से छोटी भी एक डेवलपमेंट हो रही है हमारे कंट्री के अंदर वो लोगों को दिखाएं और यकीन करो देख के मज़ा भी आता है। आप देख लो कि ये एक कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप इसमें जिस तरह सर बता रहे हैं कि नेक्स्ट जो है ना एक बड़े बड़े इवेंट जब यहाँ पे ऑर्गेनाइज, खासकर जो टेक्सटाइल रेलिवेंट उन्होंने एक हिंट दिया है कि वो देखना कि इसमें जो भी हमारे कंट्री के अंदर टेक्सटाइल एलिमेंट है वो जब हम लोगों को यहाँ पे दिखाएं कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि उसके लिए ये एक उन्होंने ये इतनी बड़ी एक बिल्डिंग ऑर्गेनाइज की है। बाकी भाई दूसरी बात जो उन्होंने कही है ना कि फर्स्ट जो बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं जो भी देख लो उनका सबसे पहले यही कोशिश होती है कि जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो भी चीज़ बना रहे हैं हम पहले वो खरीदें, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो आगे जो है ना वो जाएँ कि आगे जो है ना वो क्या करना है। लेकिन उसके जो है ना वो सामने आप जिस तरह ये एक बड़े बड़े त्यौहार हैं, दिवाली आ रही है या उससे पीछे जो जिस तरह नवरात्रि गुजरी है या ये सारे पूजा हो रही है बड़ी, ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अपनी चीज़ों को प्रीफर करें और लोग करते भी हैं। आप तो खैर खुद लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं इस चीज़ के ऊपर और इनको असल में ये चीज़ें उस वक्त होती है जब आपको अपने मुल्क से प्यार या अपने मुल्क के बारे में लोग जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि ये हमारे भाई मेरे आप देखो ना एक मतलब कि एक लोग एक समझदार आए हैं तो एक मतलब कि सोशल मीडिया के लिए इतना वो चीज़ें करते हैं। पहले तो वो ये सलाम नहीं लेते थे
यूट्यूबरों से, एक जो भी मतलब के सोशल मीडिया पर एक्टिविटी होती थी इनका पता ही नहीं होता था, यही बोलते थे कि सब बेकार है। अब पढ़े लिखे बंदे उनको पता है जितनी सोशल मीडिया में पावर है उतनी किसी में नहीं है, इसलिए वो भाई आज वो 14-15 मिनट बैठकर मिनिस्टर ने बातें उनको बताई है, प्लानिंग बताई है, क्योंकि इसमें पावर है। अब उनकी भाई वीडियो मतलब कि 3-4 मिलियन बंदे देखते हैं, जब वो देखेंगे वो इस पर अमल भी करेंगे, जो वीडियो देखेगा एक मतलब कि अपनी मेड इन इंडिया चीज़ें बनी हुई वो देखेंगे। क्योंकि ये चीज़ें आप देखो ना, हमने ये खुद अपना हवा बनाया होता है, अपने अंदर का जो होता है कि यार अगर मेड इन इंग्लैंड है तो हम बोलते हैं कि यार ब्रांड है, हमने ये देखो ये ब्रांड इसने पहना हुआ है। एक आप घड़ी पहन ले मेड इन जापान है, यार मेड इन जापान है, अगर उस पर मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश लिखा होगा हम बोलेंगे बेकार है, कोई चीज नहीं है, लोग इग्नोर करते हैं। ये रियलिटी। लास्ट जो मैंने मोबाइल लिया था जो सैमसंग का है, वो जैसे डब्बा भाई मैंने खोला तो उसमें वो क्या लिखा था, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ, तो मेरे तो तोते खड़े हो गए। मैंने 70,000 रुपया भर लिया है, तो भाई ये क्या मुझे उन्होंने भेज दिया है, ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। लेकिन बाद में जनाब मैंने फ़ोन जब उसको किया तो वो खुद परेशान हो गए। उसने कहा यार क्या हो गया, आपको तो इस चीज़ के ऊपर गर्व होना चाहिए। भाई मुझे कोई गर्व नहीं है, मुझे इसको ले जाओ, तेरी मेहरबानी है, मुझे ड्रेस 10 में होते वापस भेजा। यार बिलीव नहीं करो, उस बंदे ने पूरे 20 मिनट मुझे जो है ना वो लेक्चर दिया था, मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए कि ये वाकई एक पाकिस्तान के अंदर ये बना है। और ये उस वक्त बना है जब आपको पता है बाद में इन्होंने ये फिर वो TLP वाले उधर सैमसंग ऑफिस में जो है ना वो मतलब उन्होंने धावा बोला, उसके बाद उन्होंने काफ़ी यूनिट जो है ना वो क्लोज कर दिए थे। लेकिन ये एक चीज़ थोड़ा सा दिल को समझाने वाली होती है, लेकिन मुल्लों ने कहा तरक्की क्यों। अब देखो ना, एक इस भाई ने मोबाइल लिया, अगर ये मतलब कि वो मोबाइल यूज करता है 1 साल 2 साल, आगे लोगों को बताता कि यार ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, तो उनके अंदर भी भावने जागनी थी कि यार हम भी लें ये मोबाइल जो अच्छा है। क्योंकि जो भी मतलब की चीज़ नहीं होती है, अगर 10 बंदे तारीफ कर दे तो 40 बंदा तैयार होता है लेने के लिए। अगर एक बंदे ही बोल दे यार ये खराब है, मेड इन पाकिस्तान है, तो वो बंदा कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। नहीं किया क्योंकि मुझे तो भाई उसने बहुत तंग किया था। नहीं, पाकिस्तान की चीज़ें बेकार होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती, क्योंकि मैंने एक मतलब कि यार जैसे शाम होनी है ना, शाम ठीक है, मगरब आप बोल रहे हैं या मतलब इवनिंग टाइम, उसके बाद उसके सिग्नल नहीं आते। मैं कभी इधर से जहाज लगाता हूँ, उधर जाता हूँ, फिर जहाज लगाता हूँ। हमारी आधी जिंदगी जहाज पर ही गुजर जानी। हम जहाज ने एक पजामा ऑनलाइन बुक करवाया था, मतलब कि एक बड़ा वो दराज वाला हमारा ऐप है, उस पर उन्होंने पिक्चर काफी मतलब कि पता नहीं AI से बनाई थी या किससे, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी उसकी वो पजामे की बनाई थी। लेकिन जब वो लेकर आए तो वो लंडे का था, पता नहीं तो 100 रुपए का 200 रुपए का वो पजामा था। लेकिन यकीन करे उससे उन्होंने 2500 रुपया लिया था कि यार ब्रांड है। 2500 में क्या फर्क है आगे। लेकिन ये कि भाई एक अच्छी वीडियो थी, यकीन करो देख के एक काफ़ी जो है ना वो मतलब सीखने को चीज़ें मिली हैं। और यकीन करो इस चीज़ का बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई विजन नहीं है, तो चाहे कोई यूथ है, चाहे कोई ऊपर लेवल के ऊपर है, हमारी रियासत है, किसी में इस तरह का अभी तक कोई एक नहीं है कि भाई वो इस तरह लोगों को इंगेज करे। रियासत भाई उन्होंने वो चॉकलेट खाते हैं उधर अमेरिका की, मतलब कि कौन सी रियासत उनका ब्रेकफास्ट इंग्लैंड से आता है। आप किस रियासत की बात कर रहे हैं यार, एक लोग ब्रांड इधर बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छी वीडियो थी, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें देखी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।